महज 17 साल की उम्र में अंतरिक्ष इंजनों में गहरी रुचि रखने वाले प्रतिभाशाली किशोर डेविड एडायर खुद को अमेरिका की सबसे प्रतिबंधित सुविधाओं में से एक के नीचे स्थित एक विस्फोट रोधी कक्ष में पाए। उनके सामने एक ऐसा इंजन था जिसके बारे में उनका दावा है कि इसे इस ग्रह पर किसी भी एयरोस्पेस कार्यक्रम द्वारा नहीं बनाया गया था। दशकों से एडायर दावा करते रहे हैं कि उन्होंने एरिया 51 में अंतरिक्ष यान इंजीनियरिंग के रहस्य को सुलझा लिया है। आइए हमारे साथ मिलकर दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली सैन्य सुविधाओं में से एक के अंदर मौजूद एक जीवित रिएक्टर के बारे में उनकी रिपोर्टों का विश्लेषण करें। अब सच सामने लाने का समय आ गया है। वह किशोर जिसने वयस्कों को भी मात दे दी। आइए इस बात से शुरू करते हैं कि कैसे एक 17 वर्षीय लड़का देश की सबसे प्रतिबंधित सैन्य सुविधाओं में से एक के अंदर पहुंच गया, क्योंकि यह न तो भाग्य था और न ही संयोग। डेविड एडायर जब हाई स्कूल में थे तब वे ऐसे तरल ईंधन इंजन बना रहे थे जो इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम थे कि स्थानीय अधिकारियों को उनके परीक्षणों पर नजर रखनी पड़ती थी। उनके अनुसार वे ऐसे शक्तिशाली दहन तंत्र बना रहे थे जो कई एकड़ चरागाहों को झुलसा सकते थे और हाइड्रोजन केरोसिन मिश्रण को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सकते थे कि यह अब कोई शौक नहीं रह गया था। जब अधिकांश किशोर अपनी पहली कार का इंजन समझने की कोशिश कर रहे थे, तब एडायर ऐसे सिस्टम डिजाइन कर रहे थे जिन पर सेना का ध्यान गया, और यहीं से पहला संबंध बनता है। बिना किसी के हस्तक्षेप के आप यहां तक नहीं पहुंच सकते। एडायर के लिए यह अकादमिक मान्यता, सैन्य जिज्ञासा और राजनीतिक पहुंच का एक संयोजन था। सांसद जॉन एशब्रुक ने युवा इंजीनियर के तेजी से विकसित हो रहे काम में दिलचस्पी दिखाई। एशब्रुक सिर्फ एक दर्शक नहीं थे। उन्होंने एडायर को उनके लगातार परिष्कृत होते रॉकेट प्रयोगों के लिए धन, पहुंच और निगरानी हासिल करने में मदद की। कुछ समय बाद ही सेवानिवृत्त वायुसेना जनरल कर्टिस लेमे को भी उस किशोर इंजीनियर के डिजाइनों के बारे में पता चला। लेमे समय बर्बाद करने वाले व्यक्ति नहीं थे। अगर उन्हें कोई संभावना दिखती थी तो वह संभावना वास्तविक ही होती थी, और उन्होंने सिर्फ दूर से अवलोकन नहीं किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाकर किशोर की प्रगति का मूल्यांकन किया और उस पर नजर रखी। एडायर द्वारा तेज रॉकेट बनाने के कारण उन्हें इतना ध्यान नहीं दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह नए प्रकार के रॉकेट बना रहे थे, ऐसे इंजन जो अपने समय से दशकों आगे की एक अवधारणा पर आधारित थे, विद्युत चुंबकीय संलयन नियंत्रण। यह अवधारणा कागज पर तो सरल थी, लेकिन व्यवहार में लगभग असंभव थी। तारे के स्तर के प्लाज्मा के एक टुकड़े को चुंबकीय बोतल के अंदर कैद करना और उस सीमित प्रतिक्रिया को प्रणोदन बल के रूप में उपयोग करना। एडायर धातु की नलियों से नहीं खेल रहे थे। वे एक ऐसी अवधारणा पर आधारित डिजाइन बना रहे थे जो उन्नत सैद्धांतिक अंतरिक्ष यान प्रणोदन के पीछे के तर्क को प्रतिबिंबित करती थी। उनकी गवाही का एक विवरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एडायर बताते हैं कि विशेषज्ञों ने उनके गणित का मूल्यांकन कैसे किया। कैम्ब्रिज के लोगों ने उनके काम की समीक्षा की। उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के साथ अपनी संक्षिप्त अकादमिक बातचीत का भी जिक्र किया। आपको यह समझना होगा, जब कोई व्यक्ति इतनी कम उम्र में उच्च ऊर्जा संलयन इंजनों की अवधारणा विकसित करने की क्षमता प्रदर्शित करता है, तो वह केवल एक प्रतिभाशाली बच्चा नहीं रह जाता, वह एक रणनीतिक संपत्ति बन जाता है। और ठीक यही हुआ। जब एडायर ने प्रोटोटाइप इंजन बनाया, जब आखिरकार उनका रॉकेट उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया, तो देखरेख करने वाले लोगों ने उन्हें निर्देशांक दिए, बहुत ही सटीक निर्देशांक। नेवादा में एक सूखे झील के तल की ओर इशारा करने वाले निर्देशांक।
और जैसे ही वे निर्देशांक प्राप्त हुए, सब कुछ एक प्रयोग से कहीं अधिक नियंत्रित प्रक्रिया में बदल गया। वह प्रक्षेपण जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस क्षण डेविड एडायर ने न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में अपने रॉकेट को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया, वह ऑपरेशन एक छात्र परीक्षण जैसा दिखने से हटकर एक सैन्य घटना जैसा लगने लगा। ट्रक अंदर आ गए, कर्मचारियों ने इलाके को घेर लिया और हर कदम को इतनी गंभीरता से लिया गया कि चेकलिस्ट चलाने वाले इंजीनियर की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। यह पहला संकेत है कि यह कोई सामान्य प्रयोग नहीं था। एडायर के अनुसार उनका रॉकेट किसी भी तरह से पारंपरिक नहीं था। यह एक प्रायोगिक प्रणाली थी जिसे विद्युत चुंबकीय संलयन नियंत्रण इंजन के इर्द गिर्द बनाया गया था, ऐसा कुछ जो उस समय कोई अन्य किशोर या शायद ही कोई पेशेवर प्रयोगशाला करने का प्रयास कर रही थी। यह रॉकेट डिस्पोजेबल नहीं था, इसे रिकवरेबल बनाया गया था, पैराशूट के साथ, मजबूत विमान ढांचा। इसे सुरक्षित रूप से नीचे उतारने के लिए बनाई गई प्रणालियां, क्योंकि असली लक्ष्य ऊंचाई नहीं बल्कि प्रदर्शन विश्लेषण था। यह वह हिस्सा है जिसे लोग कभी नहीं भूलते। एडायर ने लैंडिंग साइट का चुनाव नहीं किया था, सेना ने उन्हें निर्देशांक दिए थे। उन्हें बहुत बाद तक यह समझ नहीं आया कि वे आंकड़े इतने सटीक क्यों थे, लेकिन उन आंकड़ों से सार्वजनिक परीक्षण ग्रिड से बाहर के एक स्थान का पता चला। नेवादा में एक सूखा झील तल, ग्रूम लेक, वह स्थान जिसे दुनिया आगे चलकर एरिया 51 के नाम से जानेगी, हालांकि उस समय इसे शायद ही कोई पहचान मिली थी। उनके अनुसार प्रक्षेपण अपने आप में त्रुटिहीन था। रॉकेट ने लगभग पलक झपकते ही शून्य से हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली, जो किसी युवा परियोजना से अपेक्षित गति से कहीं अधिक थी। यह ठीक उसी दिशा में गया जहां इसे जाना था, और जब यह उतरा तो यह पूरी तरह से सुरक्षित था, बिल्कुल योजना के अनुसार। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। एडायर का कहना है कि सामान्य पूछताछ के बजाय उन्हें सीधे नेवादा ले जाया गया। कोई देरी नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं, शाबाश बच्चे, लहजा मार्गदर्शन से बदलकर नियंत्रण में लाने वाला हो गया। जब वह विमान से उतरे तो वहां का माहौल व्हाइट सैंड्स जैसा बिल्कुल नहीं था। काले सूट, उच्च पदस्थ अधिकारी और एक अनकहा संदेश। इस बिंदु से आगे उनका काम उनका अपना नहीं रहा। अड्डे पर बिताए अपने शुरुआती पलों की एडायर की यादें स्पष्ट हैं। उस सुविधा का विशाल आकार, वहां की शांति, एक ऐसी जगह की ऊर्जा जहां हर व्यक्ति को ठीक ठीक पता होता है कि वह किसकी रक्षा कर रहा है। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह कोई शोध यात्रा नहीं थी, यह एक मूल्यांकन था। उनका मूल्यांकन उसी तरह किया जा रहा था जैसे उनके रॉकेट का किया जा रहा था। वे उसे कुछ ऐसा दिखा रहे थे जिसे वे खुद नहीं समझ पा रहे थे, और यही एकमात्र कारण था कि उसकी उम्र का कोई व्यक्ति उस कमरे में मौजूद था। हैंगर के बीचों बीच इंजन रखा था। एडायर ने सबसे पहले जो चीज देखी वह थी दरार, मानो रिएक्टर में कोई भीषण आंतरिक घटना घटी हो। दूसरी चीज जो उसने देखी वह थी हलचल, यांत्रिक हलचल नहीं, कुछ हद तक स्पंदनशील व्यवहार जैसा, मानो कक्ष पर्यावरणीय परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया कर रहा हो। इसके आसपास का तापमान ऐसे प्रवणता में बदल रहा था जो निष्क्रिय हार्डवेयर के लिए समझ से परे था। सतहें केवल झुलसी हुई नहीं थीं, बल्कि उन पर बनावट परतें और लगभग जैविक संरचनाएं दिखाई दे रही थीं। ये वे धारणाएं नहीं थीं जो उन्होंने वर्षों बाद विकसित कीं। ये वे विवरण थे जिन्हें उन्होंने बार बार और निरंतर रूप से दर्ज किया। वह धीरे धीरे इसके चारों ओर घूमे, आकृतियों और क्षेत्र संरचनाओं का विश्लेषण उस तरह से किया जैसे केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके दिमाग में संलयन इंजन का गणित गहराई से समाया हो।
इसकी ज्यामिति में पैटर्न, टोरॉयडल संरेखण, चुंबकीय परिरोधन के संकेत और लेआउट संबंधी विशेषताएं थीं, जो उस इंजन डिजाइन से मेल खाती थीं जिसे वह ग्रूम लेक नाम का उल्लेख होने से बहुत पहले स्वयं विकसित कर रहे थे। रिएक्टर के चारों ओर हर कदम से यही एहसास और पुख्ता होता जा रहा था। यह जो भी चीज थी, इसके रचनाकारों को संलयन नियंत्रण की ऐसी समझ थी जो अमेरिकी सेना के ज्ञान से कहीं अधिक थी। और कुछ पलों के लिए तो उसे खुद भी शक होने लगा कि क्या उसे यह सब देखना चाहिए था। एक समय तो वह बिल्कुल करीब आ गया, हद से ज्यादा करीब। सतह का तापमान अचानक बढ़ गया। गर्मी के कारण नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया के कारण, मानो रिएक्टर ने निकटता का पता लगा लिया हो। आप इसे खारिज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सेंसरों ने इस बदलाव को ट्रिगर किया, लेकिन खुद से यह सवाल पूछिए, एक ऐसा प्रणोदन तंत्र क्यों बनाया जाए जो ऊतकों की तरह प्रतिक्रिया करे? एक ऐसे उपकरण में वो अनुकूलनशील व्यवहार क्यों डाला जाए जो पूरी तरह से यांत्रिक होना चाहिए? एडायर ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उन्हें कहने की जरूरत भी नहीं थी। उसे देख रहे अधिकारी इंजन की जांच करने से ज्यादा उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन कर रहे थे। वह एक निर्णायक कारक था। वही वह चीज थी जिसका वे परीक्षण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने नियंत्रण संरचना के प्रमुख तत्वों की पहचान की, सब कुछ बदल गया और उस कमरे में मौजूद लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अब सवाल यह नहीं था कि इंजन क्या है। इसी वजह से डेविड एडायर जैसे व्यक्ति के लिए इसकी डिजाइन को समझना संभव हो पाया। जब डेविड एडायर रिएक्टर के सामने खड़े हुए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह उन्हें परिचित लग रहा था। इसकी संरचना किसी भी विमानन उपकरण से मिलती जुलती नहीं थी जिसका उन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन इसमें जिन सिद्धांतों को शामिल किया गया था वे वही थे जिन्हें वह वर्षों से ब्लैक बोर्ड पर उकेरता आ रहा था। और यहीं से मामला पेचीदा हो जाता है, क्योंकि या तो सेना ने पहले ही वह चीज बना ली थी जिसकी वह तलाश कर रहा था, या किसी और ने बना ली थी। वह धीरे धीरे इंजन के चारों ओर घूमा, किसी चीज को छुए बिना बस देखता रहा। नियंत्रण वलयों ने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित किया। वे सजावटी या बेतरतीब नहीं थे। वे टोरॉयडल ज्यामिति का अनुसरण करते थे, ठीक उसी तर्क के अनुसार जो संलयन प्रतिक्रिया को सीमित करने के लिए उपयोग की जाने वाली चुंबकीय बोतल में होता है। उनके अपने प्रोटोटाइप में इसी विचार का एक अपरिष्कृत संस्करण इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस रिएक्टर की परिरोधन संरचना प्रयोगात्मक नहीं लग रही थी। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब है? आप सालों तक ऐसे गणित से जूझते हैं जो सहयोग नहीं करता, और फिर देखते हैं कि आपके अनसुलझे समीकरण एक ऐसी मशीन में त्रुटिहीन रूप से लागू हो गए हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। यह कोई संयोग नहीं था, और यह बात उन्हें तुरंत समझ आ गई। एडायर सतह का बारीकी से अध्ययन करने के लिए थोड़ा और करीब झुक गया। धातु नहीं, मिश्रित पदार्थ नहीं, कुछ और ही था। उस पदार्थ में बनावट थी, सूक्ष्म सूत्रीय उभार थे जिनका तापमान उसके हिलने डुलने पर बदलता रहता था। यह किसी अति उत्तेजित इंजन की तरह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। यह एक ऐसे सिस्टम की तरह प्रतिक्रिया कर रहा था जो अपने परिवेश को महसूस करता है। इसकी सतहें उस तरह से लचीली हो रही थीं जिस तरह से यांत्रिक आवरणों को नहीं होना चाहिए। उनकी एयरोस्पेस शिक्षा में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। उन्होंने अपने दिमाग में इसके पीछे का तर्क समझना शुरू किया। तभी एक बात समझ में आई। चैम्बर में हुई दरार आकस्मिक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह अंदर से दबाव के कारण हुई हो, बाहर से नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे इंजन किसी टक्कर के कारण नहीं, बल्कि संचालन के दौरान विफल हो गया हो। अगर यह सच था तो उस उपकरण का इस्तेमाल किया गया था, और जिसने भी इसका इस्तेमाल किया था वह कमरे में मौजूद नहीं था। यही वह क्षण है जिसे आप शायद नजरअंदाज कर दें। सरकार को एडायर से कुछ भी ठीक करवाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें उससे इस बात की पुष्टि करवाने की जरूरत थी जिसका उन्हें पहले से ही संदेह था, कि यह तकनीक किसी भी मानव इंजीनियरिंग परंपरा का हिस्सा नहीं थी
जिसके बारे में वह जानता था। और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यह रिएक्टर वास्तव में उनके अपने काम से कितना परे था, तभी असली सवाल उठा। अगर इसे हमने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? और इस सवाल का जवाब आगे आता है, क्योंकि एडायर ने उस कक्ष में जो निष्कर्ष निकाला, उसी के कारण उनकी गवाही एरिया 51 से जुड़े सबसे विवादास्पद दावों में से एक बन गई। वह प्रस्ताव जिसने माहौल बदल दिया। जैसे ही डेविड एडायर ने इंजन के भीतर ऐसे पैटर्न पहचाने जो उनके अपने संलयन नियंत्रण अनुसंधान से मेल खाते थे, उस भूमिगत कक्ष में चल रही बातचीत का रुख बदल गया। तब तक अधिकारी उन पर नजर रख रहे थे, उनकी समझ का आकलन कर रहे थे और यह देख रहे थे कि वे कितनी तेजी से उन पैटर्नों को समझ सकते हैं जिन्होंने उनके अपने विशेषज्ञों को भी उलझन में डाल दिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे अपेक्षा से कहीं अधिक समझते हैं, उन्हें अब किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं रही। वे इसका प्रयोग चाहते थे और उन्होंने जो प्रस्ताव रखा, उसी से इस कहानी का पूरा रुख बदल गया। अडायर के अनुसार उच्च पदस्थ अधिकारी यानी हथियार विकास में प्रभावशाली लोग यह जानना चाहते थे कि क्या उनके विद्युत चुंबकीय संलयन नियंत्रण इंजन को सैन्य उपयोग के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। न तो अन्वेषण, न ही प्रणोदन अनुसंधान, बल्कि रणनीतिक तैनाती। इसका अर्थ था शस्त्रीकरण की संभावना। और 1970 के दशक के शुरुआती शीत युद्ध के माहौल में रणनीतिक का एक ही अर्थ था, प्रथम आक्रमण क्षमता। यह उनकी ओर से कोई अटकलबाजी नहीं थी। एडायर ने दावा किया कि उन्हें सीधे तौर पर एक ऐसी रॉकेट विकसित करने के विचार का सामना करना पड़ा था जो परमाणु हथियार को इतनी तेजी से पहुंचा सके कि पारस्परिक विनाश की गारंटी को तोड़ा जा सके। यदि वह प्रणाली सफल हो जाती तो एक देश दुश्मन द्वारा प्रक्षेपण का पता चलने से पहले ही हमला कर सकता था। यही अस्थिरता की परिभाषा है। और जैसे ही उसे उनकी योजना का पता चला, उसे समझ आ गया कि वे उसे ग्रूम लेक में क्यों चाहते थे। लेकिन अब असली मुद्दा सामने आया। वह इस मामले में शामिल एकमात्र प्रभावशाली व्यक्ति नहीं थे। एडायर का कहना है कि पूर्व नाजी रॉकेट इंजीनियर आर्थर रूडोल्फ, जिन्होंने बाद में अमेरिका के मिसाइल कार्यक्रमों में काम किया, उस समय अड्डे पर मौजूद थे। रूडोल्फ कठोर निर्णय लेने और तकनीकी विस्तार में जरा भी संकोच न करने के लिए जाने जाते थे। एडायर को याद है कि रूडोल्फ ने साफ कर दिया था कि उसे कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा है। और तभी धमकी सामने आई जो कहने में तो सूक्ष्म थी, लेकिन अर्थ में स्पष्ट थी। उसे बताया गया कि उसे अनिश्चित काल तक अड्डे पर रखा जा सकता है और उसके परिवार को एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की कहानी सुनाई जाएगी। आप इस तरह के खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको प्रतिक्रिया देनी ही होगी। और एडायर ने उस तरह से प्रतिक्रिया दी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने ही रॉकेट में तोड़-फोड़ की। ग्रेफाइट, ग्रीस और ड्यूटेरियम के रासायनिक मिश्रण का उपयोग करके उसने एक भयावह आंतरिक खराबी पैदा कर दी, जिससे इंजन पूरी तरह नष्ट हो गया, इससे पहले कि कोई इसे दोबारा इस्तेमाल कर पाता। विस्फोट बहुत भीषण था। अधिकारियों की प्रतिक्रिया तत्काल थी, लेकिन जिस हथियार की उन्हें तलाश थी वह अब मौजूद नहीं था। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एडायर के अनुसार एरिया 51 से वह केवल इसलिए जिंदा बच पाया क्योंकि जनरल कर्टिस लेमे ने हस्तक्षेप किया था। लेमे उसे ग्रूम लेक की घटना से पहले से जानते थे। उन्हें पता था कि वह लड़का तब तक कोई खतरा नहीं था जब तक उसे मजबूर न किया जाए। एडायर का कहना है कि उस हस्तक्षेप ने उन्हें स्थायी रूप से अड्डे पर रखने के दबाव को रोक दिया और उन्हें घर वापस भेज दिया। लेकिन घर लौटने से समस्या हल नहीं हुई, क्योंकि एक बार जब आप वह सब देख लेते हैं जो उन्होंने देखने का दावा किया था, एक बार जब आप एक ऐसे इंजन को देख लेते हैं जो किसी भी मानव निर्मित रिएक्टर की तरह व्यवहार नहीं करता, तो आपका जीवन फिर से सामान्य नहीं हो जाता। और उस इंजन के बारे में अडायर ने जो निष्कर्ष निकाला, वह कहानी का वह हिस्सा है
जो भुलाया नहीं जा सकता। अब सच बोलने का समय आ गया है। यहीं से कहानी सैद्धांतिक नहीं रह जाती। डेविड एडायर कहते हैं कि यहीं से सब कुछ स्पष्ट हो गया, और यही कारण है कि उनकी गवाही एरिया 51 से जुड़े सबसे विवादास्पद दावों में से एक बन गई। क्योंकि एक बार जब उन्होंने उस रिएक्टर के अंदर के पैटर्न को समझ लिया, एक बार जब उन्होंने उन्हें उस गणितीय गणना से मिला दिया जिससे वे जूझ रहे थे, तो वे केवल उसी निष्कर्ष पर पहुंच सके जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। एडायर के अनुसार वह इंजन किसी अमेरिकी कार्यक्रम द्वारा नहीं बनाया गया था। यह सोवियत संघ की देन नहीं थी। यह कोई प्रायोगिक एयरोस्पेस तकनीक नहीं थी। यह जैविक थी, एक ऐसी मशीन जिसकी संरचना में जैविक विशेषताएं समाहित हैं जो एक जीवित प्रणाली की तरह व्यवहार करती है और अपने संचालक के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई है। और उनका कहना है कि इसीलिए उन्होंने इसे पहचाना। यह इंजन हाथों, उपकरणों या स्विचों से संचालित होने के लिए नहीं बना था। इसका उद्देश्य पायलट के तंत्रिका तंत्र से सीधा संबंध स्थापित करना था। उन्होंने इसका वर्णन इस प्रकार किया, यह भावनाओं और इरादों पर प्रतिक्रिया करता है। यह एक सहजीवी इंजन है। यह बात दशकों से उनके साथ जुड़ी हुई है और यहीं से असली मुद्दा उठता है। क्योंकि अगर यह कथन आंशिक रूप से भी सच है, तो इसका मतलब है कि उसने जो प्रणोदन प्रणाली देखी वह केवल उन्नत ही नहीं थी। वह एक ऐसी प्रजाति की थी जो जैविक बुद्धिमत्ता को उच्च ऊर्जा संलयन नियंत्रण के साथ एकीकृत करने में सक्षम थी। और तभी उसने यह बात सार्वजनिक रूप से कही। अब सच बोलने का समय आ गया है। एडायर का दावा सरल है लेकिन विस्फोटक है। ग्रूम झील के नीचे जिस क्षतिग्रस्त इंजन की उन्होंने जांच की, उनके विचार में वह एक गैर मानव निर्मित प्रणोदन प्रणाली थी जिसे एक ऐसे विमान से बरामद किया गया था जो उनके वहां पहुंचने से बहुत पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह रिसाव परीक्षण का परिणाम नहीं था, यह एक घटना का परिणाम था। और सेना इसे ठीक करने की कोशिश नहीं कर रही थी, वे इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। और उन्हें ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत थी जिसने स्वतंत्र रूप से संलयन नियंत्रण गणित विकसित किया हो जो उनकी समस्या को पहचान सके। एडायर इस भूमिका के लिए उपयुक्त थे, एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं, एक सलाहकार के रूप में नहीं, एक डिकोडर के रूप में। उनका कहना है कि इंजन ने एक हाइब्रिड सिस्टम की तरह व्यवहार किया। कुछ हिस्सा मशीन का, कुछ हिस्सा प्रतिक्रियाशील ऊतक का। तापमान में परिवर्तन निकटता के अनुरूप थे। आंतरिक संरचनाएं जैविक अनुकूलन से अपेक्षित पैटर्न में संरेखित थीं, न कि कृत्रिम सामग्रियों से। और जैसे जैसे उन्होंने इसका गहराई से विश्लेषण किया, संदेश और स्पष्ट होता गया। किसी और ने उन समस्याओं का समाधान कर दिया था जिनसे मानवता अभी भी जूझ रही थी। किसी ने एक ऐसा रिएक्टर बनाया था जो तारा स्तर के प्लाज्मा को सुरक्षित, कुशलतापूर्वक और बुद्धिमत्तापूर्वक नियंत्रित करने में सक्षम था। अब यहां आपको यह तय करना है कि आप इस बात को कितना मानने को तैयार हैं, क्योंकि अडायर द्वारा दस्तावेजित प्रत्येक विवरण एक ऐसी तकनीक की ओर इशारा करता है जो अपने संपर्क में आने वाले हर क्षेत्र को नया रूप देगी। एयरोस्पेस, रक्षा, प्रणोदन, यहां तक कि चिकित्सा भी। यदि इसका कोई भी हिस्सा सच है, तो आप इस बात के सबूत देख रहे हैं कि मानवता सिर्फ पिछड़ी ही नहीं थी, यह सदियों पुराना था। और सेना के अगले कदम ने इस अंतर को और भी स्पष्ट कर दिया, क्योंकि जैसे ही अडायर ने इंजन के स्रोत का पता लगाया, कमरे का माहौल तुरंत बदल गया। अधिकारियों को स्पष्टीकरण नहीं चाहिए था, उन्हें सहयोग चाहिए था। और इसके बाद उन्होंने उससे जो करने को कहा, यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। लेकिन वो पल, हथियार बनाने का प्रस्ताव, तोड़फोड़, वह भाग निकला। यह सब उस कक्ष में उसने जो देखा उसी की वजह से हुआ, और उस इंजन के बारे में उसने जो निष्कर्ष निकाला उसी के कारण यह कहानी आज भी प्रचलित है। रिवर्स इंजीनियरिंग और छिपे हुए इंजनों से निर्मित दुनिया।
डेविड एडायर के एरिया 51 से बाहर आने के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह कहीं अधिक व्यापक रूप ले चुकी थी। अगर आप ध्यान से सुने कि वे आने वाले दशकों का वर्णन कैसे करते हैं, तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। वे बार बार ऐसी तकनीकी प्रगति की ओर इशारा करते हैं जो सहायक बुनियादी ढांचे की तुलना में कहीं अधिक तेजी से घटित होती प्रतीत होती है। और उनके अनुसार यह कोई संयोग नहीं है, यह दुष्परिणाम है। उस तरह का दुष्परिणाम जो तब होता है जब महत्वपूर्ण खोजें अनुसंधान प्रयोगशालाओं से नहीं, बल्कि पुराने हार्डवेयर से प्राप्त होती हैं। एडायर का तर्क है कि कुछ आधुनिक आविष्कार जब सामने आए तो वे बहुत ही परिपूर्ण प्रतीत हुए, मानो वे किसी अधिक उन्नत चीज के छोटे संस्करण हों। और दस्तावेजों से पता चलता है कि वे केवल सैद्धांतिक बातें नहीं कर रहे थे। उन्होंने उद्योगों में वर्षों बिताए और व्यावहारिक नागरिक प्रौद्योगिकी में एयरोस्पेस अवधारणाओं को लागू किया। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में काम किया जो सीधे तौर पर सामग्री इंजीनियरिंग, सुरक्षा प्रणालियों और अंतरिक्ष उड़ान से प्राप्त टेलीमेट्री से संबंधित थे। पदार्थ विज्ञान को ही लीजिए। एक उदाहरण जो वे अक्सर देते हैं वह है अति अवशोषक पॉलीमर का विकास, एक ऐसी तकनीक जिसने अंततः आधुनिक डिस्पोजेबल डायपर बनाने में मदद की। अपने आप में यह सामान्य लगता है, लेकिन एडायर इसे उच्च प्रदर्शन वाले एयरोस्पेस सामग्रियों से उत्पन्न कार्य से जोड़ते हैं, जिन्हें तरल प्रतिधारण और दबाव वाले वातावरण को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कोई अलौकिक तकनीक नहीं है, बल्कि एयरोस्पेस सिद्धांतों से जन्मी तकनीक है जो स्वयं उनके सुझाव के अनुसार किसी कहीं अधिक उन्नत चीज से उत्पन्न हुई हो सकती है। फिर आता है मेडिकल टेलीमेट्री। एडायर बताते हैं कि अंतरिक्ष आधारित वाइटल मॉनिटरिंग प्रणाली, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों की हृदय गति, ऑक्सीजन स्तर और तनाव प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करने के लिए किया जाता था, बाद में अस्पतालों, एम्बुलेंस और यहां तक कि आज के पहनने योग्य उपकरणों में उपयोग होने वाली पोर्टेबल चिकित्सा प्रणालियों में कैसे विकसित हुई। जिस पहलू पर वे जोर देते हैं वह है विकास की गति। ये प्रणालियां बहुत तेजी से विकसित हुईं, बहुत तेज। और उनका कहना है कि इस तरह की रफ्तार ठीक वैसी ही दिखती है जैसे इंजीनियर किसी अवधारणा को बिल्कुल नए सिरे से बनाने के बजाय उसका उल्टा प्रयोग करने लगते हैं। उन्होंने अपने इंजन अनुसंधान और अपने आसपास हो रही व्यापक प्रगति के बीच संबंध भी जोड़ा। संलयन नियंत्रण एक चर्चित विषय बन गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास तेजी से हुआ। स्वायत्त प्रणालियां अनुमान से कहीं अधिक तेजी से विकसित हुईं। आप उनकी व्याख्या से सहमत हों या न हों, लेकिन उनके द्वारा बताई गई समय रेखा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मानवता ने बहुत कम अंतरालों में बार बार अपनी क्षमताओं में छलांग लगाई। उनके अनुसार यह ऐसा था जैसे समाज अपनी जरूरत के लिए ढांचा तैयार कर रहा हो और फिर कोई उस पर तकनीक की एक और परत जोड़ दे। अब यहां वो बात है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद आपने भी किया हो। एडायर कभी यह दावा नहीं करते कि हर सफलता ग्रूम लेक से ही मिली। उनका दावा यह है कि उन्होंने जो इंजन देखा, जिसे वे आंशिक रूप से जैविक बताते हैं, वो उन्नत प्रणोदन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य के लिए एक आदर्श खाका था। एक ऐसी प्रणाली जो केवल गणना ही नहीं करती बल्कि अनुकूलन करती है, सीखती है, परस्पर क्रिया करती है। और एक बार जब कोई प्रोग्राम इस तरह की किसी चीज के अंश तक भी पहुंच प्राप्त कर लेता है, तो उसका प्रभाव केवल एक सीमित दायरे तक ही सीमित नहीं रहता। यह बाहर की ओर फैलता है, चुपचाप उन उपकरणों, औजारों और बुनियादी ढांचे को आकार देता है जो अंततः आपके हाथों में आते हैं। तो यही वह सवाल है जिस पर एडायर बार बार लौटते हैं। अगर इतनी उन्नत तकनीक दशकों पहले मौजूद थी, तो आज हमारी दुनिया का कितना हिस्सा ऐसी तकनीक से प्रभावित है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं होगा। और यही सवाल हमें अंतिम अध्याय तक ले जाता है।
क्योंकि चाहे आप उसकी कहानी पर विश्वास करें या न करें, उसके द्वारा वर्णित पैटर्न में एक बात उसके पक्ष में है। यह कभी नहीं बदला, विश्वास और संदेह के बीच। डेविड एडायर का अकाउंट गायब न होने का कारण यह है, उन्होंने इसे कभी नहीं बदला, एक बार भी नहीं। दशकों से विवरण वही रहे हैं, समय रेखा भी वही है। जिन लोगों का वह नाम लेता है, एशब्रुक लेमे रूडोल्फ, वे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिनकी एयरोस्पेस और हथियार विकास में भूमिकाएं दस्तावेजी रूप से दर्ज हैं। इंजन की बात पर यकीन करना जरूरी नहीं है, बस रिज्यूमे को स्वीकार कर लें। ग्रूम लेख के नीचे किसी चालू इंजन की पुष्टि करने वाले कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, कोई फोटोग्राफिक सबूत भी नहीं है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संशयवादियों का कहना है कि परग्रही तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है, और एडायर ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है। सरकार का आधिकारिक रुख एरिया 51 को विमानों के परीक्षण स्थल के रूप में प्रस्तुत करता है, न कि बरामद विमानों के रूप में। यह सब ठीक है, लेकिन दूसरा पहलू एक पैटर्न है। दशकों से ऐसे कई एयरोस्पेस इंजीनियरों, भौतिकविदों और सैन्य विशेषज्ञों की गिनती कीजिए जिन्होंने ऐसी तकनीकी प्रगति का संकेत दिया है जो प्रकाशित शोध परिणामों से मेल नहीं खाती। उन गवाहियों को गिनिए जिनमें से कुछ विश्वसनीय हैं, कुछ संदिग्ध, और जो एक परिचित संरचना का अनुसरण करती हैं। एक बरामद यान, एक गैर स्थलीय इंजन और शस्त्रीकरण का प्रयास। एडायर की कहानी एक ऐसे खाके में फिट बैठती है जो उनके सार्वजनिक होने से बहुत पहले से मौजूद था, और यहीं पर लोग अक्सर रुक जाते हैं। वह यह दावा नहीं करता कि उसे इसलिए चुना गया क्योंकि वह विशेष था, वह दावा करता है कि उसे इसलिए चुना गया क्योंकि वह उपयोगी था। एक किशोर जिसकी फ्यूजन गणित इतनी उन्नत थी कि वह उन चीजों को पहचान सकता था जिन्हें दूसरे नहीं पहचान सकते थे। यह विवरण कहानी को उस तरह से आधार प्रदान करता है जो सनसनीखेज विवरण कभी नहीं कर पाते, और जब उनसे सवाल किया जाता है तो वे वही वाक्य दोहराते हैं, सच बोलने का समय आ गया है। इसे साहस, दृढ़ विश्वास या कुछ और जटिल समझना पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। अगर डेविड एडायर सचमुच एक ऐसे जीवित, संलयन संचालित इंजन के सामने खड़े थे जो मानव निर्मित नहीं था, तो दुनिया की सबसे सुरक्षित सुविधाओं की गुप्त दीवारों के पीछे और क्या छिपा हो सकता है? और अगर वह नहीं थे, तो उनकी कहानी को नकारना इतना मुश्किल क्यों लगता है? डेविड एडायर अपनी समझ के अनुसार सच्चाई का खुलासा करते हैं, और एरिया 51 में अंतरिक्ष यानों के निर्माण के पीछे के रहस्य को सुलझाने का उनका तरीका गुप्त एयरोस्पेस अनुसंधान के इतिहास में सबसे चर्चित वृत्तांतों में से एक है। यह सच्चाई वास्तविकता से मेल खाती है या नहीं, इसका निर्णय आपको स्वयं करना होगा। हमें कमेंट्स में अपने विचार बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।